अस्सलाम वालेकुम। आज हम मार्किंग स्टार्ट कर रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी की। एंडोक्राइनोलॉजी की टॉपिक है जो है ये बायोकेम के एंडोक्राइनोलॉजी के साथ भी ओवरलैप करता है, तो आप यहीं से इसको अच्छी तरह कर लें। बायोकेम में इसका 1 एससीक्यू और 6 एमसीक्यू आते हैं, और फिजियो में भी इसके 2 एससीक्यू और 8 एमसीक्यू आते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगर आप इसको यहीं से अच्छी तरह कवर कर लेंगे, आपको बायोकेम के लिए इसको अलग से नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी के यहाँ पे 5 चैप्टर्स हैं, और इसमें से जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर को आपको सिर्फ रीड करना है, इसमें आपको क्लासिफिकेशंस करनी है, मैकेनिज़्म इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये मतलब इसमें से अगर ऐसे क्यों आता है तो वो उस मैकेनिज़्म ही पूछते हैं कि कौन सा हार्मोन किस तरह से एक्ट कर रहा है। ये चैप्टर जो है ये बायोकेम के साथ ओवरलैप करता है। 76, 77 और 78 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, एससीक्यूज़ के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए भी और वाइवा के लिए भी, और उसकी डिजीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइनोलॉजी का जो मोस्टली क्वेश्चन आता है वो डिजीज़ में से आ रहा होता है, कोई ना कोई स्नैरियो बन के आ जाता है और आपको बताना होता है कि कौन सी डिजीज़ है। 7-9 चैप्टर जो है ये भी ओवरलैपिंग चैप्टर है, आप इसको चाहे तो बायोकेम से कवर कर लें, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के टॉपिक बायोकेम से कर लें, और डायबिटीज़ मेलाइटिस यहाँ से कर लें, और अगर आप चाहें तो इसको यहीं से कवर कर लें, फिर आपको बायोकेम के लिए इसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद 18th चैप्टर जो है ये इसमें विटामिन डी का इंपॉर्टेंट है, कैल्सिटोनिन और पीटीएच। बाकी आपको बोन और टीथ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कैल्शियम और फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म को एक रीड दे लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 75। इसमें सबसे पहले ये जो कोऑर्डिनेशन के मेथड्स बताए हुए ये 6 पॉइंट्स आप रीड कर लीजिएगा, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये सारा कुछ आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, अभी कोई काम की बात नहीं लिखी हुई। केमिकल स्ट्रक्चर, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, केमिकल स्ट्रक्चर्स आपने पहले पढ़े हुए हैं, इनको भी आप एक दफ़ा सिर्फ रीड दे लीजिएगा। उसके बाद ये फ़िगर आपने करनी है, फ़िगर ये आप नीचे वाला सारा रीड करेंगे तो फिगर में सारी यही बातें बताई हुई हैं। इसके बाद ये जो टेबल है ये आपने अच्छी तरह करना है, क्योंकि ये सारे फंक्शंस जो हैं इसके बायोकेम के लिए भी करने हैं आपको, तो और फिजियो के लिए भी करने हैं, तो इस टेबल को आप अच्छी तरह कर लीजिएगा। वैसे ये टेबल मोस्टली आपको आता होगा, इसके फंक्शंस आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। ये टेबल आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये अमाइन हार्मोन्स जो टायरोसिन से ड्राइव होते हैं ये यूक्यू है, इसको आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। उसके बाद इसकी जो हार्मोन सिक्रीशंस हैं ये सारे टॉपिक्स आपको रीड करने हैं, ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं हैं, इनको आप सिर्फ और सिर्फ रीड कर लीजिएगा। उसके बाद इसको आप रीड करेंगे, और ये हार्मोन रिसेप्टर्स, यहाँ से ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर इस चैप्टर में से यूक्यू आता है तो मोस्टली ये टॉपिक आ रहा होता है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग का। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग में आपको आयन चैनल लिंक रिसेप्टर्स का बताना होता है। इसका आप थोड़ा सा, ताकि आपको सिर्फ एग्जांपल्स देनी है, ये पास्ट पेपर्स में भी वैसे अच्छा दिया हुआ है। इस टॉपिक को रीड करके आपने ये वाले जो बॉक्सेस हैं, ये टेबल हैं, ये एमसीक्यूज़ और एससीक्यूज़ दोनों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये बॉक्सेस आपको अच्छी करने हैं। टेबल 75.2 भी, 75.3 भी, यहाँ से आप इनको अलग कर लेंगे कि हार्मोन लिंक कौन से होते हैं, आयन लिंक कौन से हैं, टायरोसिन काइनेज, सिग्नलिंग कौन से हैं, एडेनाइल साइक्लेज कौन से हैं, फॉस्फोलाइपेज सी मैसेंजर सिस्टम को कौन से फॉलो करें। ये मेजर आपको उसमें से इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के लिए सेपरेट कर लेना है। ये यूक्यू आता है, ठीक है। ये अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं अपने सेपरेट किए हुए आपके साथ शेयर कर दूँगी, वरना आप इसको जब रीड करेंगे तो साथ साथ को सेपरेट करते जाइएगा। उसके बाद ये थायराइड हार्मोन ये सारा आपने रीड करना है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से सिर्फ एक एससीक्यू आता है, वो है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स वाला। तो जब आप चैप्टर रीड करें तो उसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। ये टॉपिक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एलिसा ये आप पहले फर्स्ट ईयर में बायोकेम में कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप दोबारा इसको रीड कर लीजिएगा। ये चैप्टर 76 इंपॉर्टेंट है, इस सारे को आपने रीड करना है। इसमें काफ़ी सारी रिपीटिशन हुई है, तो इसलिए आप जब रीड करेंगे तो आप चीज़ों को कट करते जाइएगा जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। टेबल 76.1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से करना है, इसमें से एमसीक्यूज़ आए हुए थे। उसके अलावा टेबल 76.2 भी आपको अच्छे से करना है। यहाँ पे ये ग्रोथ हार्मोन क्या क्या काम करता है, ये सारे काम आप अलग करके लिख लीजिएगा कि क्या क्या काम करता है। एक स्टिकी नोट लगा लीजिएगा, और उसके बाद आप सारे इसके फंक्शन लिख लें ग्रोथ हार्मोन के, क्योंकि इनके बॉक्सेस में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस सिर्फ अगर आप हेडिंग इसकी रीड करते जाएँ तो आपको इनके फंक्शन का पता चल जाएगा। ये भी यूक्यू है, ये यूक्यू है कि हमारे जो ग्रोथ हार्मोन है उसके अंदर कितने माइनर चेंज होते हैं, उसकी चेन वगैरह बतानी है। उसके अलावा ये ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट हैं, इसमें सिर्फ आपने हेडिंग करनी है, अंदर वाला आपको रीड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सारे को आप कट कर दें। उसके बाद ये था इसका मेटाबॉलिक इफेक्ट्स, प्रोटीन डेपोजिशन में किस तरह रोल प्ले करता है, फैट यूटिलाइजेशन में किस तरह रोल प्ले करता है, कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन किस तरह डिक्रीज़ करता है। इस पूरे पैराग्राफ को आप रीड कर लीजिएगा, पीछे वाली आपने सिर्फ हेडिंग थी, इसको भी आप रीड कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपने सारे इफेक्ट जो हैं अलग करके लिख लेने हैं। रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन में इसमें सिर्फ ये हेडिंग देखें, बाकी आपको अंदर वाला रीड करने की ज़रूरत नहीं है। टेबल करें, टेबल 76.3 ये एनफ है, इसके अलावा आपको कुछ भी आगे करने की इसमें टॉपिक में से ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद है रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। इस टॉपिक को भी आप रीड कर लीजिएगा, लेकिन इसमें से एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इसकी एबनॉर्मेलिटीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं फिजियो के लिए, बायोकेम के लिए, वाइवा और उस पर MCQ सब के लिए। इसकी जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो इंपॉर्टेंट है, इसी में से मेजर जो है वो क्वेश्चन आ रहा होता है, तो इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। एबनॉर्मेलिटी सारी आप करेंगे, पैन हाइपोथिसिज्म भी करेंगे, डिवॉर्फिज्म भी करेंगे, उसके अलावा जाइगेंटिज्म, एक्रोमेगैली, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भी यहाँ पे ये इसकी रेगुलेशन दी हुई है। आप इसके सबको अलग कर लीजिएगा पॉइंट्स बना के, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले सारा रीड ना करना पड़े। इसके अलावा जो इसके लिए आपको डायबिटीज़ इंसिपिडस करना है, क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। डायबिटीज़ इंसिपिडस के लिए आप ये देख सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगी ये, वरना आप यहाँ से इसको रीड कर लें। डायबिटीज़ इंसिपिडस मैंने अलग करके लिख लिया था, क्योंकि ये सिलेबस में टॉपिक मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा चैप्टर 77 में सबसे इम्पॉर्टेंट ये फिगर है, फिगर 77.2। इन 2 पेजेस में इसी फिगर को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप ये फिगर अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपको ये सारा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट UQ है। उसके अलावा इसमें आप ये देखेंगे ऑक्सीडेशन, यहाँ तक कि तकरीबन सारी आयोडीनेशन वगैरह ये सारा पिछले टॉपिक टाइम में हेडिंग रीड करते जाएं, और फिगर 77.2 को आप साथ समझ लें। तो एग्जाम से पहले अगर आप सिर्फ फिगर देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आपको पूरा पेज और ये 2-3 पेजेस रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट UQ ये है, पहला फिगर 77.2 इंपॉर्टेंट UQ था, और दूसरा इंपॉर्टेंट UQ इस चैप्टर में से ये है। इसके लिए भी आप देखेंगे फिगर 77.5, ये भी सारा फिगर में एक्सप्लेन किया हुआ है। एक दफ़ा रीड करें, जो बातें नहीं हैं वो फिगर में अलग कर लें, और उसके बाद आपको प्रेप्स में या प्रॉफ में फिगर के अलावा कुछ भी रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बातें नहीं लिखी हुई वो आप फिगर में अलग कर लें। फिजियोलॉजिकल फंक्शन पूरे एंडोक्राइनोलॉजी में आप यही करें कि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं उनको पॉइंट्स बना के किसी न किसी स्टिकी नोट पे लिख लें, या जो एक्स्ट्रा चीज़ें उन्हें कट करें, ताकि आप लोगों को बार बार सारा रीड ना करना पड़े। ये काफ़ी सारी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस सारे को आप रीड कर लेंगे। इफेक्ट इसके बताए हुए हैं ग्रोथ पे, ये भी आप सारा रीड करेंगे। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट है इसका, फैट मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट है, प्लाज्मा और लीवर फैट्स पे इसका क्या फ़र्क है, इफेक्ट है, वाइटामिन पे क्या इफेक्ट है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट पे, ये आप सारे इंक्रीज़ करेंगे। हम सिर्फ रीड कर लेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है जिसको आपने इसमें से निकालना है, बाकी आपको बार बार सारा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप अच्छी तरह देख लीजिएगा सारे। उसके बाद इसकी रेगुलेशन आ गई, रेगुलेशन भी आपको ये करनी है, इसमें से MCQ आया हुआ था, इसको आप देख लीजिएगा। टॉपिक आपको छोड़ना कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बायोकेम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फिजियो के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको छोड़ना इसमें से कुछ नहीं है। सिर्फ अनइम्पॉर्टेंट बातें कट कर दीजिएगा, और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप पॉइंट्स फॉर्म में अलग कर लीजिएगा। इसमें भी आपको डिजीज़ जो हैं वो बहुत अच्छे से करनी है। अगर आप ये टॉपिक छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे से आपको डिजीज़ सारी करनी है। हाइपरथायरॉइडिज्म, इसके सिम्टम्स, इसकी ट्रीटमेंट भी पूछी हुई थी, टेस्ट पूछे हुए थे। उसके अलावा इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट यहाँ पे भी ये बताए हुए हैं, ये UQ है, ये आप सारा रीड कर लेंगे। माइक्सोडीमा भी, ये सारा इंपॉर्टेंट है। डिजीज़ आपने कहीं पे भी कोई डिजीज़ नहीं छोड़नी। उसके अलावा अगर चैप्टर 78, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फिगर 78.2 है ये बायोकेम का भी इंपॉर्टेंट UQ है, और ये फिजियो का भी इंपॉर्टेंट UQ है। इसके अलावा ये जो ब्लू बॉक्सेस हैं इसमें से सिर्फ आपको ये 2 पॉइंट्स करने हैं, और आपको कुछ भी इसमें से करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 पॉइंट रीड कर लीजिएगा। ये MCQ आया हुआ था, पूछा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को इसमें कितना इफेक्ट होता है। इसमें से टेबल 78.1 में आप सिर्फ ये देखें कि एड्रीनल स्टेरॉइड्स कौन से हैं, इनमें सिंथेटिक कौन से हैं, और इसमें से जो नेचुरली अकरिंग हैं वो कौन से हैं। लेकिन ये सारा टेबल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप रीड ना करें, इसकी ज़रूरत नहीं है रीड करने की, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस सारे टॉपिक को आपको एक रीड देनी है। उसके अलावा यहाँ पे गाइटन की हेडिंग्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बाज़ औक़ात MCQ जो है वो गाइटन की लाइन ही होता है, हेडिंग की लाइन, तो आप हेडिंग को अच्छी तरह कर लीजिएगा। फिर उसके बाद सेलुलर एक्शन के लिए आप ये देखें, वैसे चैप्टर 1 में आप कर चुके हैं कि जो पाथवे होता है वो सारे स्टेरॉइड हार्मोन यही पाथवे फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन आप यहाँ इसको दोबारा देख लीजिएगा। अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें कट कर दीजिएगा। सेकेंड ईयर फिजियोलॉजी के लिए अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें कट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आप प्रॉफ में बहुत तंग होंगे। इन चीज़ों को अच्छी तरह कट कर लीजिएगा। आगे इसकी रेगुलेशन है, रेगुलेशन सारी करनी है। उसके बाद इसके जो फंक्शंस हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के, ये भी UQ है, इंपॉर्टेंट UQ है। तो आप इस तरह इसको टेबल फॉर्म में अगर अलग कर लेंगे तो आपको बार बार सारा रीड नहीं करना पड़ेगा, और ये याद रखने में भी आपको आसानी होगी। ये सारे अपने मेटाबॉलिज्म के अलग कर लेंगे फंक्शन। उसके बाद
आगे कोर्टिसोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको अच्छी तरह रीड कर लीजिएगा। उसके बाद इसकी रेगुलेशन में देखिए आप, ये भी यूक्यू है, ACTH स्टिमुलेट किस तरह करता है कोर्टिसोल की सिक्रीशन को। फिर उसके बाद ये भी यूक्यू है, इसको आपने अच्छी तरह से करना है। डिजीज़ आ गई, फिर डिजीज़ वही बात कि आपने डिजीज़ अच्छी तरह करनी है। हाइपर एल्बिनिज्म, सारी कुशिंग सिंड्रोम, ये सारी डिजीज़ आपको अच्छी तरह से करनी है। उसके बाद है चैप्टर 79 आप चाहें तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन लिपिन कोड से कर लें। अगर आपको लिपिन कोड से नहीं करना, यहीं से करना, तो आप यहाँ से करें तो भी कवर हो जाएगा। फिर आप एक जगह से करें, दोनों जगह से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इंसुलिन करेंगे आप, इंसुलिन का ये भी जो इसका ये यूक्यू है, इसको आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। इसके साथ ये फिगर, ये ड्रॉ भी करने के लिए आपको आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये टॉपिक आपको सारा रीड करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वही बात इसके लिए आपको दोबारा कहूँगी कि आप जो इफ़ेक्ट्स हैं इनके, उनको अलग कर लीजिएगा ताकि आपको बार बार रीड ना करना पड़े। उसके बाद ये टॉपिक सिर्फ आपको रीड करने हैं, ये इंपॉर्टेंट यूक्यू है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हुए। डायबिटीज़ के क्वेश्चंस है या ये टेबल जो है इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप इसको भी रीड कर लेंगे सारा, ग्लूकागॉन को। और डायबिटीज़ मेलाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फिजियो के सिलेबस में भी अलग से मेंशन किया हुआ है डायबिटीज़ मेलाइटिस का, और बायोकेम के सिलेबस में डायबिटीज़ मेलाइटिस अलग से मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ से कर लेंगे तो आपको ये बायोकेम और फिजियो दोनों के लिए कवर हो जाएगा। इस सारे को आप रीड कर लीजिएगा और ये अच्छी तरह देख लीजिएगा टाइप 1 और टाइप 2 का डिफरेंस। ये सब वाइवा में भी पूछते हैं, बायोकेम के वाइवा में भी पूछते हैं और फिजियो के वाइवा में भी पूछ सकता है एक्सटर्नल। ठीक है, उसके बाद ये आप सारे रीड कर लेंगे। एसीटोन ब्रेथ जो है ये भी यूक्यू है। उसके बाद चैप्टर 8, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर में से अगर आप ये रीड करना चाहें तो कर लें, वरना आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ये वाले टॉपिक्स बस आप रीड कर लीजिएगा कि मतलब हाइपर कैल्सीमिया क्या काउस करवा रहा होता है, हाइपोकैल्सीमिया क्या करवा रहा होता है। अगर आप ये अंदर वाला रीड ना भी करना चाहें, सिर्फ इसकी हेडिंग्स रीड करें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बोन आपको बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, इस टॉपिक को आप स्किप कर दें। ये अगर आप देख लेंगे आपका कैल्शियम तो सारा कवर हो जाएगा। कैल्शियम के लिए आपको सारा का सारा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, कैल्शियम इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप बिल्कुल स्किप कर दें बोन को। उसके बाद विटामिन डी के लिए आप ये फिगर देखेंगे। विटामिन डी के लिए आप ये सारा रीड करेंगे। आपने पहले फर्स्ट ईयर में भी आपका इससे कुछ कंसेप्ट है। विटामिन डी देखें, पैराथायरॉयड हार्मोन देखें। पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्सिटोनिन का इकट्ठा वो मेटाबॉलिज्म पूछ लेता है, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए। इस सारे को आप रीड कर लेंगे, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ें इसमें से इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से यूक्यू कोई नहीं आया हुआ, इसमें से यूक्यू अगर आया हुआ तो वो कैल्शियम जो आयन है उसका सीरम का कंट्रोल आया हुआ, या फिर ये समरी अगर आप कर लेंगे इसकी तो ये सारा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद कैल्सिटोनिन को सारा आपने रीड कर लेना है। कंट्रोल ऑफ कैल्शियम सीरम जो है ये आपका इंपॉर्टेंट यूक्यू है, एक दफ़ा आया हुआ है। उसके बाद ये डिजीज़ आपको अच्छी तरह से करनी है। डिजीज़ आपने कहीं भी कोई स्किप नहीं करनी, इससे आगे आपको टीथ की फिजियोलॉजी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टीथ की फिजियोलॉजी को आप स्किप कर दें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।